अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा जो लास्ट में रह गया था उसको फिनिश कर रहे हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो हम नॉइस पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, उसके अकॉस्टिक प्रोटेक्शन को डिस्कस किया जा रहा था। तो उसी में हम बात कर रहे थे कि अगर किसी नॉइज़ी प्लेसेस को अगर हमने नॉइज़ पोल्यूशन से कम करना है, उसको ख़त्म करना है, तो वहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म के स्टेप्स को लेना पड़ेगा। उसमें स्टेप्स कौन-कौन से हो सकते हैं? इफ़ द सरफेस ऑफ द क्लासरूम्स और पब्लिक हॉल्स आर टू एब्जॉर्बेंट एंड द साउंड लेवल मे बी लो फॉर द ऑडियंस, समटाइम्स व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द रूम, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर टू रिफ्लेक्टेड एंड द साउंड बिकम्स गार्बल्ड। कि आपके पास क्या हो सकता है, अगर आपके पास साउंड इको ज़्यादा हो रही है, तब भी डिफरेंट किस्म के साउंड्स मिक्स होकर आपके पास एक इरेगुलर चीज़ बना रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए हमारे किसी काम की नहीं होती। दिस इज़ ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिब्रोवेशंस इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल। अ बैलेंस मस्ट बी अचीव बिटवीन द रिब्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को इस इन दोनों प्रोसेस को बराबर रखने के लिए, दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो सा वो जो जब आपके पास ऑडिटोरियम्स बनाए जाते हैं, तो बनाने वाले उसको उसका ख्याल रखते हैं ताकि हमारे पास इको का फैक्टर ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। It is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. इससे क्या होगा, हमारे पास जो साउंड में हमारे पास माइक से डिफरेंट किस्म के अगर हम उसका ख्याल रखेंगे ऑडिटोरियम्स में, तो बाज़ अवत माइक के बगैर भी जो सा ना वो हमारे पास काफ़ी दूर तक साउंड को हम आराम से ट्रैवल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सीलिंग्स ऑफ द लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड द थिएटर हॉल आर कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीच ऑल द कॉर्नर ऑफ द हॉल। अब जो उसकी सीरीज़ जो बनाई जाती हैं वो कर्व फॉर्म में होती हैं। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि कम से कम वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो और हर बैठने वाले बंदे को वहाँ पे उसका साउंड को बेस्ट तरीके से पहुँच सके। ठीक है, लास्ट में हम बात कर लेते हैं हमारे पास इंसानों की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में, कि हमारे जो कान है वो किस किस रेंज के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो कान है वो फ्रीक्वेंसी में कितनी फ्रीक्वेंसी को बेयर कर सकते हैं। तो वो बात करता है, अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़। कि वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की वैल्यू को की फ्रीक्वेंसी को वो कंट्रोल 20 हर्ट्ज़ से नीचे की वैल्यू को हम बेयर नहीं कर सकते, सुन ही नहीं सकते, और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की वैल्यूज़ को भी हम जो है वो सुन ही नहीं सकते। In other words, human ear can neither hear sound frequency less than 20 and nor sound of frequency more than 20,000, कि 20,000 से ज़्यादा नहीं और 20 से कम नहीं। Different people have different range of audibility. It is also decrease with the age. जैसे हमने पहले भी बताया कि sound it totally depends upon the physical condition of the ear. तो बच्चों में, यंगस्टर्स में जो सा वो फ्रीक्वेंसी रेंज तो ये होती है, बट बड़ों में जो सा वो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लाइक यू कैन से कि वो 20,000 से तो नॉर्मल बंदों की एज, नॉर्मल यूथ यंग पर्सनस की होती है, बट अगर आप एज के साथ देखते हो तो बूढ़ों के साथ जो एज पीपल होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 15,000 हर्ट्ज तक रेंज हो जाती है। लास्ट में इसकी हम पढ़ रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बोला द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आ ह्यूमन ईयर कैन बियर, कि वो रेंज जिसको इंसानी कान ईजिली सुन सकता है, उस रेंज को क्या कहते हैं, बोला ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।